संविधान के भाग, क्या टॉपिक था हमारा? संविधान के पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के भाग। प्रिया, भाग 9 में क्या है? पंचायत। वेरी गुड। संजना, भाग 11 में क्या है? बोले पढ़ाई नहीं। भाग 15 में बताओ। 11 में पढ़ाई नहीं हमने। भाग 10 में क्या है? जनजातियों संबंधी प्रावधान है ना। भाग 1 में क्या है? बिना देखे एक बार। भाग 3 में क्या है? भाग 4 में क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? डीएसपी। भाग 4 में क्या है? देख के कितनी शर्म नहीं आती है? भाग 6 में बताओ। भाग 7 में क्या है? भाग 7 को मतलब हटा दिया गया था। कब? 7वें संशोधन 1985। 1956। चलो, हम पढ़ क्या रहे थे? भाग 20 में क्या है अंकित? पार्ट 20। भाग 20। भाग 20 में क्या है? बताओ बताओ। नहीं पता। कहां से लिया है संजना? संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया? अमेरिका से। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका। हमने देखा आर्टिकल नंबर 1। तगारी भेज दूंगा मैं भी। बोले अब तो चुपचाप बैठे रहना। अच्छा, आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत के राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। आर्टिकल नंबर 2, नए राज्यों का निर्माण, प्रवेश व स्थापना। नए राज्यों का निर्माण कहाँ के? बाहरी क्षेत्र। बांग्लादेश को एरिया लिया, भारत में मिला है, तो वो होगा आर्टिकल 2 में बदलाव। अब लिखिए आप आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 हम क्या पढ़ रहे हैं? भाग 1। हम क्या पढ़ रहे थे कल? भाग 1। और भाग 1 कहां से कहां तक है? भाग 1 के आर्टिकल 1 से 4 तक है। हमने आर्टिकल 1 में क्या देखा? भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। कितने राज्य हैं? 28। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8। संघ शासित मतलब यूटी कितनी है? 8 है ना। ये स्टेट कितने हैं? 28। आर्टिकल नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्यों का निर्माण, प्रवेश व स्थापना। ये कौन से? बाहरी क्षेत्र, एक्सटर्नल एरिया। एक्सटर्नल एरिया कौन सा? जो हिस्सा हमने दूसरे देश से लिया है। मान के चले बांग्लादेश से हमने बेरुबारी गांव लिया था, तो उसको भारत में मिलाया पश्चिम बंगाल में, तो किस में बदलाव करा होगा? आर्टिकल नंबर 2 में। ये मध्य प्रदेश को तोड़कर हमने अलग कराए, तो वो आर्टिकल 3 में बदलाव करेंगे। आर्टिकल नंबर 3 लिखिए आप, अनुच्छेद 3। आपको एग्जाम में ए नहीं लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। या तो अनुच्छेद लिखो या अनु लिख सकते हो आप। अंग्रेजी नहीं, हिंदी में हिंदी। आर्टिकल हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ आते बिगाड़ वगैरह वहां भी होगी। हमें यहाँ वही करना है जो हम एग्जाम में करने वाले हैं। आप जो यहाँ कर रहे हो वो कब वही एग्जाम में करोगे, तो इसलिए कोशिश करें कि वो आते बनाए जो आपके लिए फायदेमंद हो ना। क्या होता है और बोलो एग्जाम में मैं देख लूंगा, टॉप नहीं हो। जहाँ जो कर रहे हैं आप वही एग्जाम में करोगे, क्योंकि आदत से मजबूर रहता है व्यक्ति। अब लिखिए आर्टिकल नंबर 3, राज्यों के नाम, क्षेत्र में बदलाव या नए राज्य का निर्माण। ब्रैकेट में क्या? आंतरिक एरिया, आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र का मतलब भारत का ही हिस्सा है वो। मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया है ना, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, या नाम में बदलाव भी कर सकता है ना, नाम में बदलाव। ये सारे काम कहीं में आते हैं। आर्टिकल नंबर 3। गर्मी लग रही बहुत, मुझे भी लग रही, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। आर्टिकल 3 ठीक। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 राज्य निर्माण, प्रवेश, स्थापना, बाहरी क्षेत्र। आर्टिकल 3 राज्यों के नाम में बदलाव कर सकते हैं या नाम बदल सकते हैं।
क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश को तोड़कर हमने तोड़ा ना, बदलाव करा, या नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं, झारखंड बनाया, मध्य प्रदेश बनाया, हिमाचल प्रदेश बनाया हमने, है ना, पंजाब हरियाणा को अलग करके बनाया। तो ये सब क्या है, अनुच्छेद 3 में बदलाव करा होगा। ठीक, ये हो गया आर्टिकल। अच्छा, ये सब करने का अधिकार किसे है? संसद। किसे है? ये सारे बदलाव करने का किस एकमात्र किसके पास है? और संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। क्या सब 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 नए राज्य का निर्माण मतलब ये कि मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बन, बाहर के क्षेत्र लिखे, बाहर से लिया और ये घर को तोड़ा। ठीक, नई जमीन, नया प्लाट ले लिया ऊपर, है ना, और अपना ही प्लाट बेच दिया, उसको चेंज कर दिया, छोटा मोटा कर दिया, 3 नीचे। ठीक, अच्छा, ये सारे बदलाव कहाँ से होते हैं? संसद से। अब संसद कैसे करती है पता है? संसद विधि निर्माण द्वारा, लिखे, संसद विधि निर्माण द्वारा, मतलब कानून बना के क्या क्या कर सकती है? विधि निर्माण द्वारा। विधि मतलब लॉ द्वारा, विधि निर्माण द्वारा क्या कर सकती है? संसद विधि निर्माण द्वारा क्या करेगी? नंबर 1 लिखे, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। आर्टिकल 3 के तहत विधि निर्माण का मतलब लॉ मेकिंग, द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। तो विधि निर्माण द्वारा क्या कर सकती है? राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है? एक्सटेंड ऑफ एरिया ऑफ एनी, एरिया या टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अगला, क्षेत्र को घटा सकती है। कौन? संसद। क्षेत्र को घटा सकती है, किसके क्षेत्र को? राज्य के क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को घटा सकती है ना। सीमाओं में बदलाव कर सकती है। क्या आपकी मान के चलिए मध्य प्रदेश ऐसा है आपका, है ना, मध्य प्रदेश कहाँ से लगती है? राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। तो हमने क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश वाले हिस्से को क्या दे दिया? उत्तर प्रदेश को दे दिया। तो सीमा में बदलाव हो गया। तो राज्य की सीमा में बदलाव कर सकती है। एक तो सीमा वो होती है, सीमा हैदर पाकिस्तान की, और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो संसद विधि निर्माण द्वारा ये चीजें कर सकती हैं। ठीक, आर्टिकल 4, ये 3 में इतना ही है ना। ठीक, ये 3 में जो आपने लिखा संसद द्वारा, ये 3 में आएगा। हाँ, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट, ये विधि निर्माण द्वारा इसमें है, 3 में। ये क्या है? देखो, 2 में भी यही कर सकती है, एरिया को बढ़ाना, कम करना, ये करना। तो ये संसद मतलब लॉ मेकिंग के द्वारा क्या क्या कर सकती है? सारे का अधिकार एक संसद को ही है, राज्य को नहीं है। मैंने इसलिए तो लिखा है, ये सारा क्या करा है? ये सारा करके मैंने संसद कर दिया। हाँ, देखो 1 2 3 4 चारों आर्टिकल के अधिकार केवल संसद के पास है। भाग 1 में बदलाव करने का एकमात्र एंटिटी है संसद। खत्म बात। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भाग को केवल संसद बदल सकती है? तो भाग 1, राज्य नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि ये केंद्रीय मुद्दा है ना। ठीक, अब अगला लिखेंगे आप, भाग अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4। अब ये जो लिख रखा है ना, आर्टिकल 2 में क्या लिख रखा है? निर्माण करना भारी क्षेत्र को। आर्टिकल 3 में आंतरिक क्षेत्र में बदलाव करना। इसके तहत अगर कोई बदलाव होता है संविधान में, काय से बदलाव होता है? विधि निर्माण से। संसद विधि निर्माण करेगी। अच्छा, विधि निर्माण करने का या संविधान में बदलाव करने का अनुच्छेद कौन सा है? 368। संविधान संशोधन का अधिकार किसमें? आर्टिकल 368। लिखिए अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत, आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के तहत किसी भी बदलाव को संविधान संशोधन ब्रैकेट में लिखे अनुच्छेद 368 नहीं माना जाएगा। वेरी मोस्ट आईएमपी। अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी बदलाव को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन आर्टिकल 368, और ये कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। नहीं माना जाएगा, है ना। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी चेंज कर रही संसद, तो उसे क्या माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब सामान्य विधि। तो अब आप मुझे बताओ कि किस प्रकार का संविधान संशोधन होगा, किस प्रकार से संशोधन करेंगे? साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत कितना होता है? 50% प्लस ए। उपस्थित लोगों का, टोटल सदन का नहीं। उपस्थित का मतलब मान के लिए सदन में 543 है,
तो विशेष बहुमत में तो सदन का 2/3 चाहिए, लेकिन यहाँ उपस्थित का 2/3। 500 में से 400 आए तो 201 अगर लोग आ गए तो हाँ कर देंगे। ये होता है ना। ये आप 2 वीडियो पहले देखेंगे ना संविधान संशोधन, उसमें ये पता चल जाएगा कि संविधान को कैसे बदलाव करते हैं ना। ठीक, तो ये तो क्या है, अर्थात अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है ना, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, ये हो गए आपके भाग हैं अर्थात अनुच्छेद 1 व 2 में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कोई भी बदलाव करना है, साधारण बहुमत मतलब 50% + 1। कहां पे? संसद। क्योंकि क्या लिखेगा? विधि निर्माण द्वारा। विधि निर्माण करने का अधिकार किसे? विधायिका को। विधायिका का निर्माण किसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, है ना। हमारे यहां पर 3 चीजें होती है। एक होती है विधायिका, क्या होती है? एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ये जो विधायिका है ना, ये कानून बनाती है, या विधि बनाती है। इसमें कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक। कार्यपालिका कानून को लागू करती, कानून को क्या करती है? लागू करेगी। इसमें कौन आता है? मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विधायिका और कार्यपालिका दोनों का अभिन्न अंग है। लिखो ये पॉइंट, लिखो। राष्ट्रपति विधायिका व कार्यपालिका का अभिन्न हिस्सा होते हैं। हाँ, राष्ट्रपति, ये ब्रैकेट स्टार बना के लिखो। राष्ट्रपति विधायिका व कार्यपालिका के अभिन्न अंग होते हैं। क्या कर दिया इसमें आपको यार, ये छोटे बच्चों जैसे बड़ा ला। अरे यार जगह अच्छी नहीं है यहाँ अपने पास, नहीं तो बड़ा वो प्रिंट करवा लेते। राष्ट्रपति विधायिका और कार्यपालिका का अभिन्न हिस्सा होते हैं, है ना। हाँ, तो विधायिका मतलब विधेयक बनाना, कानून बनाना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कार्यपालिका कानून को लागू करना। विधायिका में सरकार और विपक्ष दोनों होते हैं और कार्यपालिका में केवल सरकार होती है। ये वो भारत में सरकार कैसे बनती है वो वीडियो देखेंगे ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा, है ना। वो वीडियो देख लेना सर, है ना। और न्यायपालिका क्या करना? न्याय देना। कि अगर ये दोनों कुछ गलत काम कर रहे हैं तो लठ लेके इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अभिन्न मतलब अलग नहीं हो सकता, है ना। अभिन्न हिस्सा मतलब आपके नाक नहीं होगा तो सूंघोगे, आपके इनटेंजेबल पार्ट जो टूट नहीं सकता, अमूर्त है वो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये हो गया आपका। अब हम क्या देखेंगे? भाग 1 पूरा हुआ है आर्टिकल में। अब इस भाग 1 कैसे कैसे बढ़ा। अब इसी भाग के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 2 में क्या लिख रखा है? नए राज्यों का निर्माण। तो अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर थे 1600 से लगाकर 1947 तक, तब तक क्या था हमें कोई मतलब नहीं, है ना। तब तक क्या था कि वहाँ पर राजे रजवाड़े थे न, उनके प्रांत थे। पर जब अंग्रेज गए तो हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत का स्वरूप क्या रहेगा। हम भाषा के आधार पर राज्य रखेंगे, क्षेत्र के आधार पर रखेंगे, जाति के आधार पर रखेंगे, धर्म के आधार पर रखेंगे। तो राज्यों की बनने की मांग उठने लगी कि राज्य बनाएंगे कैसे। संविधान सभा के सामने क्वेश्चन आया तो उन्होंने बोला चलो अभी कुछ नहीं करें, अभी संविधान बनाएं फिर बाद में बनाएंगे। तो हमने करा भारत का एकीकरण। इधर संविधान सभा काम कर रही थी, उधर क्या हो रहा था? ये बन रहा था आपका, क्या बोलते, राज्यों को जोड़ रहे थे, है ना। जब अंग्रेज हमारे यहाँ से गए ना, देश से गए, कब गए? 1947। अब वो गए तो हमें 3 ऑप्शन देके गए क्योंकि देश का विभाजन हो गया था। उन्होंने बोला कि या तो जितने भी प्रांत थे, कितनी रियासतें वगैरह सब मिला था, या तो आप भारत में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या आप अकेले रहो। अकेले रहो मतलब स्वतंत्र रहो, है ना। तो पाकिस्तान में मिलने वाले एरिया कौन से थे? पश्चिमी और पूर्वी, वो मिल गए। लेकिन अब जो देशी रियासतें थी, वल्लभ भाई पटेल गए उनके पास बात करने के लिए, बोले क्या करना है, तो बात करी उन्होंने। अधिकांश मान गए, 539 में से 535 मान गए, 4 थे एबले, रहते ही है। बोले मुँह तो पाकिस्तान जाऊँ। हैदराबाद का बोल रहा है मैं पाकिस्तान जाऊँगा। अरे मूर्ख आदमी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, वो वहाँ जाएगा पाकिस्तान कैसे जाएगा? वो रोड पे जाएगा क्या? एरोप्लेन तो थे नहीं। ये बोले प्लेन भी हेलीकॉप्टर से जाता, तो बोले मैं अपने क्षेत्र में निकल लूँगा, कैसे जाएगा? तो बोले रुक जा तू रुक,
जम्मू कश्मीर में रहा कि मैं तो आज़ाद रहूँ, बोले रुक जा तेरे भी लट्ठे रखें। फिर जूनागढ़ था, भोपाल के नवाब साहब बोले मैं तो नवाबी करूँ। तो 4 लोगों ने बड़ी दिक्कत करी, बाकी सभी लोग मिल गए। तो अब हमारा टॉपिक आने वाला है भारत का एकीकरण। किसमें? भाग 1 का हिस्सा है वो, कि भारत कैसे बना, भारत में रहे राज्य कैसे बने, राज्यों की स्थापना कैसे हुई, राज्यों के नाम में क्षेत्र में कैसे कैसे बदलाव हुए। हमने भारत से कोई सा, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में क्या था, ये बहुत कम लोग रहते थे, पाकिस्तान चला गया, भारत अलग हो गया, है ना। तो अब उधर से इधर से भारतीय सेना चली गई और झंडा गाड़ दिया, मतलब फर्स्ट पार्ट जो पहले आओ पहले पाओ, आधे घंटे बाद पाकिस्तान वाले आ गए, क्यों रे यहाँ तो भारत का हिस्सा हो गया। तो हमने ऐसे एनेक्स करा, तो उसको भारत में कैसे मिलाया, 2 में बदलाव करा, बाहर के क्षेत्र को भारत में मिलाया, संविधान में प्रावधान हो गए थे ना। तो अब हम देखेंगे भारत का एकीकरण, और आप मान के चलिए 1000% क्वेश्चन आता है भारत के एकीकरण से, यहाँ नहीं तो इंटरव्यू में आएगा, मेंस में आएगा, कहीं ना कहीं तो 100% आएगा। बोले सिलेबस में लिख नहीं रखा है, आता है क्वेश्चन। ठीक, तो हमारा टॉपिक है भारत का एकीकरण। ठीक, ये आ गया ना समझ में। मैंने क्या पढ़ा है देखो, अभी हमने ये पढ़ाया है कि भाग 1 का नाम है इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन, भारत के राज्यों संघ शासित क्षेत्र, और आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और इसमें भारत में कितने राज्य, 28, पहले कितने थे, 8 यूटी है ना। अब देखिए हम भाग 2, किसी भी राज्य का निर्माण करना, उसमें प्रवेश करना, स्थापना करना, बाहरी क्षेत्र को मिलाना, कौन करेगा, संसद। संसद कैसे बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, है ना। और अनुच्छेद 3 राज्यों का नाम, क्षेत्र में बदलाव और नाम में बदलाव, नए राज्य का निर्माण और आंतरिक क्षेत्र, मतलब भारत के हिस्से को तोड़ना, भारत के हिस्से में एक नया हिस्सा जोड़ना, नाम में बदलाव करना, सब का होगा आर्टिकल 3। और ये सारे काम कौन कर सकती है, संसद। काय से, विधि निर्माण द्वारा, विधि निर्माण से क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र घटा सकती है, नाम में बदलाव कर सकती है, सीमा में बदलाव कर सकती है। और अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत कोई सा भी बदलाव क्या नहीं माना जाएगा, उसको संविधान संशोधन नहीं मानेंगे अंडर आर्टिकल 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली हमने, साउथ अफ्रीका से। ठीक, अब हमारा नया टॉपिक है भारतीय संविधान, नहीं, भारत का एकीकरण। हेडिंग डालेंगे आप, द फॉर्मेशन ऑफ भारत का एकीकरण। ठीक, भारत का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ये टॉपिक बहुत बड़ा है ना, भारत का एकीकरण है। और यूनिट 1 बहुत बड़ी आपकी ना, फिर उसके बाद तो ज्यादा बड़ी यूनिट है नहीं, यूनिट 1 कोर यूनिट आपकी ना। ठीक, भारत का एकीकरण, भारत का एकीकरण, भारत कैसे बना ये देखेंगे, है ना। तो अब भारत कैसे बना, तो पहला एकीकरण में क्या देखेंगे पता है, देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, क्या देखेंगे हम, देशी रियासतों का एकीकरण। फिर देखेंगे यूरोपीय उपनिवेशों का विलय, यूरोप में, यूरोप की कंट्री आई थी ना, लोकसभा, राज्यसभा वाले सब, तो यूरोपीय उपनिवेशों का, यूरोपीय उपनिवेश, यूरोपीय उपनिवेशों का एकीकरण, है ना। और अन्य क्षेत्रों का विलय, अन्य क्षेत्र मतलब हमने आपने लक्षद्वीप वगैरह बताया ना, अन्य क्षेत्रों का विलय, अन्य क्षेत्रों का विलय। और लास्ट में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। प्री में कितनी बार क्वेश्चन आता है, फजल अली आयोग में कौन शामिल था, फजल अली आयोग कब बना था, फजल अली आयोग ने कब रिपोर्ट दी थी, राज्य भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है ना। और आपने पोट्टी श्री रामालू कौन थे, है ना। आंध्र प्रदेश में किसने प्रोटेस्ट करा था, कितने दिन आमरण अनशन किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब इसमें देखेंगे हम, है ना। ये कहीं लिख नहीं रखा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। और अब ये क्योंकि लिख क्या रखा है, भारतीय संविधान का निर्माण। अब ये भारतीय संविधान का इतिहास है, भारतीय संविधान, ये टॉपिक किसके अंतर्गत आता है, भारतीय संविधान के निर्माण में। निर्माण का मतलब कैसे बना, क्या हिस्ट्री है, तो इतिहास में ये भी, संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये भी यूनिट नंबर 1 का पहले ही टॉपिक देखे, भारतीय संविधान का निर्माण। उस निर्माण में ये निहित है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब हम देखेंगे, अच्छा तो भारत जब आजाद हुआ तब भारत के वाइसराय कौन थे, गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने पाकिस्तान निर्माण की घोषणा करी, लेकिन पहले भारत के भारतीय कौन थे, सी राजगोपालाचारी। तो लॉर्ड माउंटबेटन हमारे यहाँ पर क्या था, वाइसराय था, वाइसराय या गवर्नर जनरल जो भी बोले।
अब वो एक प्लान लेकर आया। क्या लेकर आया कि बोले काम करो, अलग मत रहो, नहीं एक ही रह जाओ, फलाना रह जाओ, नहीं ये करो, नहीं उसने बोला था, ठीक। लेकिन भारत वालों ने क्या बोल दिया, बोले नहीं, पाकिस्तान ने अलग, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्होंने निर्माण करा के बोले हम तो अलग राज्य बनाना, ये करना, वो करना, है ना। तो अब लिखेंगे आप माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन ने क्या ऑफर किया था हम लोगों को, है ना, माउंट बेटन प्लान। एकीकरण के अंदर कुछ नहीं करता। हाँ, एकीकरण का सब टॉपिक है माउंट बेटन प्लान। एकीकरण ही ये देशी रियासतों का एकीकरण के माध्यम से ही तो होगा, माउंट बेटन प्लान के माध्यम से। लॉर्ड माउंट बेटन कौन सा था, वाइसराय था, है ना, या गवर्नर जनरल था। अब अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि उस समय देश का सबसे बड़ा व्यक्ति यही था, सबसे बड़ा, क्योंकि अंग्रेज गए नहीं तब तक तो यही था। तो अगर कुछ भी काम होगा ना तो इससे पूछ कर होगा। तो अब बना रियासती मंत्रालय। इन रियासतों को एक करने के लिए, मैं लिखाऊंगा अभी, उन रियासतों को एक करने के लिए 1947 में रियासती मंत्रालय बनाए। किसने, वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। और उसके सचिव वी.के. मेनन थे, ये बहुत सारी बताएंगे भी आपको। अब इन्होंने बनाया, बोले कि रियासती मंत्रालय, तो बोले क्या करो, क्या कहते, काम करो। उस समय कितने थे, एक तो देशी रियासतें थी, यूरोपीय उपनिवेश थे, और अन्य क्षेत्र के तो कोई लफड़ा था ही नहीं। अब इन दोनों को दो चीजें पूछो जाके कि आप भारत में मिलना चाहते हो या पाकिस्तान में मिलना चाहते हो, या अभी आप कुछ नहीं कहना चाहते हो, या अभी प्रपोज कर दिया, बोले दोस्ती सही, हम दोस्त रखना चाहते हो क्या किसी को। हम किसी को प्रपोज करते हैं, बोले हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, सामने वाला क्या बोलेगा, बोले भैया मैं तो भाई मानती थी आपको, बात ही खत्म, पिक्चर खत्म। या बोल दिया अरे वाह यार मैं तो चाह रही थी मुझे प्रपोज करो, दोनों नहीं हुआ, बोल दिया हम दोस्त ही अच्छे, क्योंकि कोचिंग रोज आते हैं, काम पढ़ सकता है इनसे, तो दोस्त बना लिया। मतलब क्या है, ना घर का ना घाट का। तो माउंट बेटन ने ये बोला, या तो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए, इनको बोल दो कि हम अभी निर्णय नहीं दे रहे, हम बता देंगे बाद में, पाकिस्तान में मिलेंगे भारत में। तो इन्होंने दो एग्रीमेंट बताए। क्या बनाए, दो पत्र बनाए। क्या बनाए, एक का नाम था इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र, कि आप भारत में मिल जाओ, नहीं मिलो तो पाकिस्तान में मिल जाओ। और एक और बनाया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब यथास्थिति समझौता, कि हम जैसा है ऐसा ही रहेंगे, हम बाद में बताएंगे। जम्मू कश्मीर ने इस पे साइन किए स्टैंड स्टिल, कि हम अभी कुछ नहीं बता रहे। जूनागढ़ वगैरह इन्होंने इस पे साइन किए। देखो वल्लभ भाई पटेल क्या करते थे, बड़े प्यार से जाते थे, मनाते थे, बोले यार भाई दादा बोलते थे पहले, नहीं भाई दादा तो लठ रखते थे, वो प्यार से मान गए तो ठीक, नहीं तो ये पटेल जी ये बेटे हैं कि बोले यार बेटा यार मिल जाए यार, नहीं मिल रहा, बोले ला बूट लाओ रे, 2 बार रखे बूट जब से, वाह मिल गए। तो ऐसे करा इन्होंने। अब उसके लिए लीगल काम तो होना चाहिए ना, तो माउंट बेटन ने प्लान बनाया। अब क्या लिखेंगे, लिखे आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, प्री वाई क्यों आ सकता है ना, ये क्वेश्चन ये आया हुआ है किसी एग्जाम में, दूसरी एग्जाम में, पीएससी में नहीं, दूसरी में है, आगे वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 5 जुलाई 1947 में रियासती मंत्रालय का गठन हुआ, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम, माउंट बेटन प्लान, माउंट बेटन रियासती मंत्रालय, रियासती मंत्रालय बना, रियासती मंत्रालय 5 जुलाई 1947 वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में, वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में क्या बना, रियासती मंत्रालय, रियासती मंत्रालय, रियासती मंत्रालय। और इसके चेयरपर्सन कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और इसके सेक्रेटरी कौन थे, सेक्रेटरी, सचिव, सचिव जी कौन थे, वी.के. मेनन, इनका बहुत नाम आएगा आगे, वी.के. मेनन। सचिव का मतलब पढ़े लिखे अधिकारी थे, ऑफिसर थे ना, ये थे। रियासती मंत्रालय के नेतृत्व में 5 जुलाई 1947 में रियासती मंत्रालय का गठन हुआ, जिसके सचिव वी.के. मेनन थे, जिसके सचिव वी.के. मेनन थे, वल्लभ भाई पटेल क्या है के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बना। बस यही तो। आज फिर उसके आगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बना 5 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, 5 जुलाई 1947 को बना, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, वह वी.के. मेनन इसके सचिव थे, वी.के. मेनन। आप टी शर्ट पहन नहीं आए आपके, वो दीदी ऐसी जगह देना जरूरी था, दूसरे नहीं ला सकते थे उनके घर से, वो क्या उनके वहाँ लेके गए थे बाहर गाँव,
टी शर्ट बाहर लेके गए थे? पर वो अलग रहते हैं। अलग कहाँ रहते? सास ससुर अलग रहते हैं, husband अलग रहते हैं। अरे पर मैं ये बोल रहा कि आपका टी शर्ट ला के दूसरी जगह करवा लेते, वहाँ गार्ड रखा था मेरे ठीक। ताला तोड़ के जाऊं उनके घर। अच्छा हम ताले में रख के गए हो, चाबी डोकरी डोकरी कौन ले गए? अच्छा ठीक है, फिर ठीक ठीक। तो मेनन इसके सचिव थे। अब वीके मेनन ने, ये जो वीके मेनन थे ना, इन्होंने समझौता पत्र बनाया। समझौता पत्र बनाया। वीके मेनन ने क्या बनाया? समझौता पत्र। समझौता पत्र बनाए दो। कितने बनाए? दो। समझौता पत्र कितने बनाए? दो। एक क्या था? विलय पत्र। इसको क्या बोला था हमने? विलय पत्र क्या बोला था? इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन। विलय पत्र को क्या बोला था? इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्से इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन। और एक बनाया यथास्थिति समझौता। स्टैंड स्टिल। स्टिल आई रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है। ऐसे स्टिल आई रिमेंबर बोलते हैं ना, स्टिल मतलब यथास्थिति में रहना। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखो ये अगर एक बार पढ़ लिया ना, अच्छे से मजा आ जाएगा आपको है ना। लोगों से आप क्वेश्चन पूछेगा, लोगों का दिमाग खराब हो जाए, बोले क्या बनी जात रही है ना। शुरू शुरू में बच्चे किताबों से पढ़ ही नहीं सकते, तो निकल जाए किताब से पढ़ने में है ना। क्या बोले वाह यार, विलय पत्र में ही उलझ गए कि यही विलय हो गया अपनी तैयारी का। इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन यथास्थिति में बैठे रहेंगे 5 साल तक। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन, एक्सेस करना मतलब मिलाना, विलय कर देना। एग्रीमेंट है ना, हाँ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखो 7 जुलाई को क्या हो गया है? हम आजाद कब होने वाले हैं? 15 अगस्त 1947। जुलाई चल रहा है 1947 में। जुलाई में क्या बन गया? रियासती मंत्रालय बन गया कि अब इन रियासतों का क्या होगा। अब 9 जुलाई 1947 कब आई बात आती है? 9 जुलाई 1947। जवाहरलाल नेहरू व वल्लभ भाई पटेल माउंटबेटन से मिले। और माउंटबेटन के ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। क्या बोला कि भैया इन रियासतों को बोला ना भारत में मिले। तो माउंट लिखे आप 9 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन, और सॉरी वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी माउंटबेटन से मिले और रियासतों को भारत में मिलाने का दबाव बनाया। क्या बोला कि यार बोलो इनको मिल जाए ना। रियासतों को भारत में मिलाने का दबाव बनाया कि भारत में रियासत को मिलाओ। तो क्वेश्चन आएगा, नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल माउंटबेटन से कब मिले? 9 जुलाई 1947। क्यों मिले? चूंकि क्यों मिले थे? रियासतों को भारत में मिलाना था, है ना। नेहरू जी माउंटबेटन से मिले और दबाव बनाए कि रियासतों को भारत में मिलाया जाए। रियासतों को भारत में मिलाया जाए, देशी रियासतों को भारत में मिलाया जाए। हो गई बात 9 जुलाई। अब आता है 25 जुलाई। क्या आती है? 25 जुलाई 1947। माउंटबेटन साहब ने क्या करा? भाषण दिया। माउंटबेटन ने क्या दिया? भाषण दिया। कहां पे? दिल्ली में। और सभी मंत्री रियासत के प्रमुख थे ना, राजा थे, रियासत का मतलब राजा, उनको बोला कि माय ऑल डियर फ्रेंड, मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप भारत में मिलो। अब भारत में मिलो ना, तो भारत में आपको सब नहीं मिलना है, केवल 3 चीजें देना है भारत को: रक्षा, विदेशी मामले और संचार, आर्मी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। क्या? केवल 3 चीजें।
इनको आप ये भारत के अंडर रहेगी, बाकी आपका मन पड़ेगा वो करेंगे, आप टैक्स आपके हिसाब से वसूलेंगे, जो मन पड़ना वो करें। पहले मनाए तो सही, हम अपने घर वाले क्या बोलते हैं कि बोले तैयारी नहीं करना, बोले वाह हम तो घर से जाया करेंगे, फिर धीरे धीरे कमरे के लिए मना लोगे कि एक बार भेजे सही बाहर, बोले तैयारी नहीं करवा रहे, फिर बोले नहीं कमरे भेजोगे मैं तभी तैयारी करूंगी, तैयारी नहीं होगी। तो आपने क्या बोला, पहले तैयारी कर ली। तो भारत, इन्होंने बोला कि पहले भारत में मिला है तो सही, लट्ठे देखे तो समझा लेंगे इनको फिर बाद में। तो यथास्थिति उन्होंने क्या करा, बोले केवल 3 चीजें हमें दे दो भारत, बाकी आपका मन पड़े वो करो। तो रियासत मान गई, और रियासत कितनी थी 539। उसमें से इस भाषण के बाद लगभग 500 रियासतें भारत में मिली, 500 से अधिक ना, वो 535 मान सकते, 500 से अधिक रियासतें भारत में विलय कर दी गई। उन्होंने राजी राजी हाँ कर ली, बोले हाँ हम भारत में ही मिलना चाहते हैं, है ना। अब हमें बोले 500 के बारे में पढ़ना है क्या, नहीं, कुछ रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये देख लो एक बार, इसमें कोई दिक्कत आए तो पूछ लो। 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐतिहासिक भाषण दिया और रियासतों को बोला कि, ऐतिहासिक भाषण दिया और रियासतों को बोला कि रियासतों को बोला कि भारत को शिक्षा, संचार और रक्षा सौंप दीजिए। क्या बोला, शिक्षा, संचार और रक्षा सौंप दो, बाकी क्या रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा, संचार और रक्षा, आर्मी, कम्युनिकेशन एंड शिक्षा नहीं यार, विदेशी मामले, संचार और रक्षा, विदेशी मामले, संचार और रक्षा। आज टी शर्ट पहन के क्यों ना है? वो घर वाले कम खाना किस लिए चाल होता है भारत में। अच्छा, तो आया सोया भी घंटा 2 घंटे कम खाना के चल। देख लो इसको, कोई दिक्कत आई हो तो। रक्षा कैसे, रक्षा आर्मी, रक्षा भारत को सौंप दे। विदेश, ये रियासतों से रिक्वेस्ट करी इन्होंने, अच्छा, तो रियासतों ने हाँ कर ली। माउंटबेटन ने बोला, क्योंकि माउंटबेटन उस समय क्या था, प्रमुख था। अरे यार, एक तो सफेद पैंट धो के उधर तान पे रखा तो गंदा हो गया है, इतनी ऐसी दिक्कत है इसकी। एक दिन प्रेस करवाना है, पीछे से उन्होंने एंटीजन प्रेस फेर दी जो गंदा कर दी। कैसे गाढ़ा लग गया इसके, हाँ तो साफ हो जाएगा, गाढ़ा तो और ऐसे आप ब्रश खींचोगे तो हो जाएगा। हाँ, और वो बोल रहे ना कि वो प्रेस से धब्बा लग गया, तो वो भी ठीक हो जाता है। प्रेस से गंदा मतलब उन्होंने गंदी जगह पर रख दिया होगा इसको, तो गंदा हो, धोने से हो गया हो तो सही। फिर ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग से ना बस सफेद कपड़े अच्छे धुलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? ब्लीचिंग भी बोलते हैं हिंदी में भी। वेरी बैड। संजना खाना खा के नहीं आए, बड़ी रोटी है हमको, वो पेन खर उन दीदी खिला दो खाना, भूख लग रही है उनको। पोहे लेके आए थे आप, पोहे ठंडे नहीं हो गए होंगे तो फिर गरम खाए करो चीजें, पोहे ठंडे अच्छे लगते हैं। नींबू रोटी लेके आते हो क्या, रोटी खा के आते हो? 12 बजे तक भूख नहीं लगती है। तो देखो हम क्या बताए, हमारा टॉपिक है भाग 1 के अंतर्गत राज्यों का एकीकरण, भारत में भारत का एकीकरण। उसमें हम देखेंगे देशी रियासतों का एकीकरण। उसमें हम देखे कि माउंटबेटन प्लान आया था, कब आया था? 5 जुलाई 1947 को रियासती मंत्रालय बना। 3 जून 1947 को भारत के, लिखेंगे आप, भारत के विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को हो गई थी। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947। और जुलाई में क्या बन गया? रियासती मंत्रालय बन गया। पता चला कि कौन पाकिस्तान में मिलेगा, कौन भारत में मिलेगा। भारत के विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा हो गई। आपने सुना होगा ना, 22 जुलाई को भारत का राष्ट्रध्वज अपनाया गया ना। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा हो गई। और क्या हो गया आपका फिर? कितनी जुलाई के दिन?
5 जुलाई को क्या हुआ, रियासती मंत्रालय बना वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और इनके सचिव कौन रहे, वीके मेनन। वीके मेनन ने क्या करा, 2 पत्र दिए। एक दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र, किसके लिए, रियासतों के लिए, है ना, रियासतों के लिए, प्रांतों के। देखो ब्रिटिश प्रांत और वो थे ना, वो तो डायरेक्ट भारत में मिल गए, उनकी तो कोई लफड़ा था ही नहीं, है ना। दिक्कत आई रियासतों को, क्योंकि रियासत आजाद थी, राजा जी आजाद थे, तो राजा जी को बोलना पड़ा कि आप भारत में मिलना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं। तो विलय पत्र बनाए, बोले हाँ हम भारत में मिलना चाहते हैं, साइन कर दो, भारत में मिल गए, है ना। राजा आप ही रहोगे वहां के, आपको दीवान बनाना है, फलाना बनाना है, पर रक्षा, संचार और विदेश के मामले ना वो भारत सरकार देखेगी। वो तो शुरू में समझाया था इनको बस, है ना। और अगला यथास्थिति समझौता, बोले हम अभी कुछ डिसाइड करने के मूड में नहीं, हम बाद में बताएंगे। तो कुछ लोगों ने बात का भी बोला, कुछ लोगों ने हाथों हाथ हाँ भी कर लिया, और कुछ ने मना बोल दिया, किसने बोल दिया कि हमारा जो क्या है, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। तो फिर इन सब का सोल्यूशन कैसे हुआ, भारत का कैसे एकीकरण हुआ, ये देखेंगे। एक ब्रैकेट में लिख लो, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क, इतिहास पढ़ा होगा, विश्व इतिहास आपने, या आयरन मैन ऑफ इंडिया। बिस्मार्क, बिस्मार्क एक व्यक्ति था, इटली का एकीकरण किया था, इटली के सारे राज्यों को 2-2 के एक कर दिया था उसने। और वल्लभ भाई पटेल ने भी रियासतों को क्या करा था, एक करा था। बिस्मारक, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक कहा जाता है। और दूसरा है, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इस्पात पुरुष नहीं। बिस्मारक तो एक, बिस्मारक अलग है, ये अलग है। बिस्मारक इटली का व्यक्ति था जिसने इटली को एक किया था, तो भारत के वल्लभ भाई पटेल ऐसे बिस्मारक जैसे थे। फिर इनको लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि बहुत मजबूत व्यक्ति थे ये, है ना, डरते नहीं थे किससे, समझदार थे, ये सब। तो भारत का एकीकरण। भारत का एकीकरण पढ़ो ना, आपने क्या काम। तो पहली रियासत मिला इन्होंने, उसका नाम है त्रावणकोर। त्रावणकोर कौन सी, केरला। केरला को क्या कहा जाता था, त्रावणकोर। आपने एक चीज सुनी, रानी नांगेली के बारे में सुना, रानी नांगेली नहीं सुना, आपने सुना विशाल, रानी नांगेली के बारे में। केरल में एक टैक्स लगता था, केरल राज्य में क्या लगता था, एक टैक्स, और वो टैक्स लगता था महिलाओं पे। कौन सी महिलाएं, दलित, है ना, दलित महिलाओं पर एक टैक्स लगता था। ठीक, ये टैक्स ये था, ये 100 साल पहले की बात है, 100-150 साल पहले की, कि अगर कोई महिला है वो टैक्स नहीं देगी तो उनको क्या देना पड़ेगा अपने, हाँ, कपड़े नहीं पहनेगी वो, ब्रेस्ट टैक्स बोलते थे उसको, तो ब्रेस्ट टैक्स, ब्रेस्ट का टैक्स देने पड़ते थे। फिर एक लड़की हुई नांगेली करके, बोले मैं क्यों दूं, तो उसने क्या करा कि अपने ब्रेस्ट काट लिए दोनों, और उस पन्नी में लेके राजा के पास चली गई, तो इतना खून निकला वो मर गई। तो वो उसका मंदिर है आज केरल में, रानी नांगेली के बारे में ना। तो इसे टैक्स रखते थे, केरल की बात है। तो इस केरल को क्या कहा जाता है, त्रावणकोर, त्रावणकोर। ठीक, अब लिखेंगे आप त्रावणकोर रियासत, त्रावणकोर। त्रावणकोर रियासत। आपने सुना होगा ना कि उसने अपने, क्या नाम उसका, माँ आया था ने, जेमोरिन आया था ने, फलाना आया था ने। जेमोरिन का नाम नहीं सुना आपने, केप ऑफ गुड होप ने, है ना। जेमोरिन यहाँ त्रावणकोर कहते हैं ना, केरला को त्रावणकोर कहा जाता था। हाँ, तो लिखिए, यहाँ के राजा थे राजा बलराम। लो विशाल चाय बना लो, राजा बलराम, है ना। क्या नाम था, चाय पीना है भैया, नींद आ रही मुझे, सीधे चाय प्यार है हमारा। राजा कौन था यहाँ का, बलराम। राजा जी कौन थे, बलराम वर्मा। और दीवान कौन थे, नीराधर में दीवान कौन थे, रामास्वामी। देखो 11 जून 1947, 11 जून 1947, 11 जून को घोषणा करी किसने,
त्रावणकोर ने क्या करी कि हम आजाद रहेंगे, सिमरन अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी। जरा जिनको क्या बोला कि वी आर इंडिपेंडेंट नेशन एंड वी वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, हम आजाद है और आजाद रहना चाहते हैं। बोले हो वेरी बैड डिजीज है ना। हाँ, तो क्या बोला कि हम आजाद है और आजाद रहना चाहते हैं। किसने? त्रावणकोर। राजा जी कौन? वर्मा, है ना। नेहरू जी, पटेल जी गए, बोले बेटा यार गलत बात बोल रहा है तू तो ऐसे थोड़ी होता है बोले मिल जाओ यार भारत में यार है ना। और 20 जून को जिन्ना जिन समर्थन कर दिया किसका? इसका। कहा बोला अरे आजाद रहो यार, हम साथ आपके। तो 20 जून 1947 मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया। किसका? कह रहे हाँ यार आजाद रहो आप। तो जिन्ना जी को क्या लग रहा था ये भारत में मिलना चले तो पाकिस्तान में मिलना चाहते। आप बोलते हो ना, आपने मान के चलिए किसी को कुछ बोला, क्या बोले यार वो तेरा दोस्त है, बोले नहीं है, तो बोले क्या फिर दुश्मन है क्या? हम दो ही नजरिए से सोच पाते। तो जिन्ना ने सोचा है भारत में मिलना नहीं चाह रहा है, मतलब पाकिस्तान में मिलेगा। तो जिन्ना जिन समर्थन करते, बोले हाँ हाँ आजाद रहो, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, क्या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, या भारत में मिलने का अधिकार, या पाकिस्तान में मिलने का अधिकार, या विलय पत्र, या आपका इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इसने क्या बोला, मैं तो आजाद रहूंगा। ठीक, और अगला लिखिए। लिखिए आप, एक तारीख आती है 27 जुलाई। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई ना। देखो 20 जुलाई को क्या हुआ, ये रामास्वामी थे इनके कौन सचिव, वो किससे मिले? अंग्रेज से मिले, और ब्रिटिश सरकार को क्या बोला कि हम त्रावणकोर आजाद रहेंगे। तो 20 जुलाई को क्या होता है? 20 जुलाई को होता है ब्रिटेन से मिले। कौन? ब्रिटिश सरकार से मिले। कौन? ये त्रावणकोर के। और बोला कि हमें आजाद रहना है। हमें क्या रहना है? आजाद रहना है। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, बोले हाँ ठीक है देखेंगे। ठीक, 20 जुलाई को आजाद रहने की बात कही। फिर 21 जुलाई को एक और बार हुई। क्या हुई? 21 जुलाई को एक और बार मिले। 21 जुलाई को क्या हुआ? 21 जुलाई को माउंटबेटन से मिले दीवान, लेकिन क्या हुआ, माउंटबेटन ने बातचीत नहीं हुई। देखो इसने बलराम वर्मा के सचिव ने किससे मिला? ये ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश का मतलब लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बोला कि हम आजाद रहना चाहते त्रावणकोर। तो सरकार ने बोला हाँ ठीक है। ठीक, क्या पहले बोल दिया। अब ये एक बार माउंटबेटन से मिलने गए 20 तारीख के दिन, पहले तो उन्होंने खुद घोषणा कर दी। सरकार को भी बोलना पड़ेगा, अंग्रेजों को बोलना पड़ेगा, तो मिले। और फिर 21 जुलाई को माउंटबेटन से मिला कौन? ये बलराम वर्मा का सचिव रामास्वामी। क्या नाम है उसका? रामास्वामी। ये किससे मिला 21 जुलाई को? माउंटबेटन से। लेकिन माउंटबेटन से इसकी बात जमी नहीं। क्या बोले यार अभी मत रहो, नहीं ये रहो, फलाना करो ना। ठीक, तो 21 जुलाई को भी इनकी मीटिंग कैंसिल हो गई। कैंसिल मीटिंग तो हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई। फिर आती है 27 जुलाई। देखो याद, आप पढ़ोगे ना घर जाके तो वो डिटेल में आ जाएगा ना, तो बात यही सब याद हो जाए फिर मेरी नौकरी लग जाती क्या एक बार पढ़ाने, 2 4 5 बार पढ़ना पड़ेगा। अब आती है 27 जुलाई। 27 जुलाई को हो रहा है एक म्यूजिक समारोह, है ना। क्या हो रहा था? एक प्रोग्राम हो रहा था, है ना। अंकित भी गए थे पियानो बजाने, है ना, पूरी टीम के साथ। अब पियानो बजा रहे, उधर से दीवान जी कौन? ये अपने बलराम वर्मा जी भी गए, और दीवान भी गया कौन? ये रामास्वामी। तो एक व्यक्ति ने चाकू घोंप दिया, इसके चाकू भर दिया पेट में, और ये घायल हो गया। कौन हुआ? दीवान जी घायल हो गए, है ना। अब ये घायल हो गए तो इन्होंने क्या कर दिया? राजा जी को बोला कि भारत में मिल जाओ नहीं तो मार डालेंगे लोग। तो राजा ने हाँ कर ली। तो 20 जुलाई को संगीत समारोह में 27 जुलाई दीवान पर चाकू से हमला हुआ। चाकू से हमला। इस डर से दीवान जी ने क्या करा? सरकार को बोल दिया। क्या उसका राजा जी को बोल दिया अरे मिल जाओ भारत में। तो राजा ने 30 जुलाई 1947 को भारत में विलय की हाँ कर दी कि बोले हम तो भारत में ही मिलेंगे। कि बोले राजा जी अगला नंबर आपका है, मौसर कर देंगे लोग, है ना। तो 30 जुलाई को
राजा ने क्या कर दिया कि हाँ हम मिलना चाहते हैं, भारत में विलय की घोषणा कर दिया, हम क्या कर दिए, हम मिलना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका त्रावणकोर रियासत का एक व्यक्ति था सोशलिस्ट पार्टी का, है ना, पार्टियां रहती थी पहले, सोशलिस्ट पर बोलेगा चाकू भर दूंगा, मिलो कि नहीं मिलो, भारत में मिल जाओ, होगा कुछ उसके पर्सनल बेरो तो उन्होंने हाँ कर दी। रोको थोड़ी देर, पॉज करो इसको, पॉज। क्या हो गई हमारी, कौन सी रियासत हो गई, त्रावणकोर। अब पढ़ेंगे हम जोधपुर रियासत। कौन सी, जोधपुर। जोधपुर किसने देखा है, ठीक है, जोधपुर। पिंक सिटी तो उदयपुर है, पिंक सिटी तो जयपुर को बोलते हैं। अरे ब्लू सिटी बोल रही वो, पिंक सिटी जयपुर को बोलते जी जी, ब्लू ब्लू, नीली सिटी, नीला शहर, हाँ जोधपुर को नीला सिटी बोलते हैं, पर तो वो पिंक सिटी जयपुर मत बोलो। पिंक सिटी जयपुर 8 जून 1947 को, बहुत ज्यादा, बस। यहाँ के राजा जी जो थे उनका नाम था उमेद सिंह। क्या नाम था यहाँ के नरेश, उमेद सिंह। गुजर बसे, उमेद सिंह जी मौसर हो गया। उमेद सिंह जी क्या हुआ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि हो गई। अब बात आती 21 जून, क्या है, 8 जून को मरे, घाटा वाटा हुआ होगा, 12 दिन का घाटा, 13वीं। 21 जून को क्या हुआ, 21 जून 1947, इनके 25 साल का बेटा, 25 साल का बेटा जिसका नाम था हनवंत सिंह, हनवंत सिंह राजा बन गया। उमेद सिंह जी मरे, इनका बच्चा क्या बन गया, राजा बन गया। कौन, हनवंत सिंह जी, है ना। 13 दिन बाद 12वां हो गया, मौसर हो गया। उसके बाद 13 दिन, 13वें दिन मेहमान चले गए होंगे, या फिर बोलेगा कुर्सी संभालो, राजपाट संभालो, है ना। हाँ देखो, शुरू में, अच्छा, एक साइड हमारा क्या हो रहा है, रियासतों का एकीकरण हो रहा है 1947, और इसी बीच में संविधान सभा भी चल रही है। संविधान सभा चल रही है ना, 1946 से लगकर बैठ के हो रही थी इनकी। और देखो अप्रैल 1947, है ना, अप्रैल 1947 से, कब राजा उमेद सिंह जी मरे उससे पहले ही, है ना, अप्रैल 1947 से जोधपुर लगातार संविधान सभा में भाग ले रहा था। क्या कर रहा था, जोधपुर संविधान सभा में भाग ले रहा था। और माउंटबेटन जी ने क्या करा था, 25 जुलाई के दिन कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको बताया था हमने, 25 जुलाई को कॉन्फ्रेंस करी थी दिल्ली में। उन्होंने बोला था कि आप भारत में मिल जाओ, है ना, वो आपका संचार वगैरह दे दो। तो 25 जुलाई को जो हुई थी मीटिंग, 25 जुलाई 1947 की बैठक में भेजे गए प्रस्ताव पर, बैठक में किसने भेजा था वो प्रस्ताव, लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसको, सारी देशी रियासतों को, बैठक में भेजे गए प्रस्ताव पर भारत में विलय की इच्छा जाहिर की इन्होंने। किसने करी, जोधपुर ने क्या करी, भारत में विलय की इच्छा जाहिर करी, विलय की इच्छा जाहिर करी कि हाँ हम भारत में मिलना चाहते हैं। शुरू में क्या करा, इन्होंने बोला कि हम भारत में मिल जाएंगे, संविधान सभा में जा रहे थे। पर एक बार संयोग से हुआ, जैसे कि प्रतीक साथ हुआ था, बताऊंगा अभी, आप समझ जाओगे। मोहम्मद अली जिन्ना मिल गया, किससे, हनुमंत सिंह से, और इनके कान भर दिए कि पाकिस्तान में मिलेगा मजा आ जाएगा, पीएससी में कोई मतलब नहीं है, है ना, है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा, इस व्यक्ति का कान भर दिया। हाँ, क्या बोला कि अरे भारत में मत मिल, हाँ जब पाकिस्तान में मिलेगा ना तो हम आपको तो ये बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट देंगे, आप प्लेसमेंट लगा देंगे, ये करा देंगे। अब इसका हो गया दिमाग खराब, बोले हाँ यार मैं जाऊं, कोचिंग बंद कर दी। हनुमंत सिंह जी ने क्या बोला, हम संविधान सभा में नहीं जाएंगे, संविधान सभा में जाना बंद कर दिया इन्होंने।
है ना, कोचिंग आना बंद कर दिया। बंद नहीं किया था सर मैंने, अरे मैं मुझे समझ आ रहा है ना आपकी, समझा रहा है, समझा रहे हैं आपको, है ना। तो हनुमंत सिंह जी से कौन मिल गए? जिन्ना जी। जिन्ना जी ने भर दिए इनके कान। बच्चे 25 साल में बच्चा ही रहता है व्यक्ति, मैं 25 साल का बच्चा हूँ अभी, तो 25 साल में इतनी मेच्योरिटी रहती नहीं है, ठीक। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा? कान भर दिए। तो ये मान भी गए, बोले हाँ यार मैं तो जाऊँ भारत में। तो भारत सरकार को टाटा बोले, टाटा हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तेरे लट्ठे रख इधर। ये अपने पटेल जी ने भी क्या बेटा 2 थापड़ दूंगा, क्या भारत में मत। फिर आगे और घटनाएं होती, तो लिखे आप, है ना, लिखे। स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले, कुछ नहीं करना, कुछ दिन पहले मतलब अगस्त से पहले, जुलाई, स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले जोधपुर महाराज कौन है? हनुमंत सिंह जी। हनुमंत महाराज बन गए, 25 साल में महाराज बन गए। जोधपुर महाराज हनुमंत सिंह जी, स्वतंत्रता से पहले जोधपुर महाराज, मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल के नवाब, 2 लोग थे, कान भरने वाले 2 लोग थे, एक से कान नहीं भरे, 2 बोले एक और, तीनों चलेंगे अब। जोधपुर महाराज हनुमंत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना व भोपाल नवाब के संपर्क में आए। किन से मिले? ये जो हनुमंत सिंह थे ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना वो भोपाल नवाब, इन दोनों से मिले। मतलब ऐसे मीटिंग होती थी, औपचारिक अनौपचारिक मीटिंग, बोले सारी रियासतों की। तो बोले यार कहाँ जा रहे हो वहाँ, क्या कोचिंग, फोकट बात है, पैसे में नौकरी नहीं लगती 5-7 साल तक, बढ़िया ये करो अपने BE कर लो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर लो, बोले BTech कर लो, तो वहाँ मजा रहेगा। और बोलो हाँ यार, बोलो डायरेक्ट प्लेसमेंट लग जाएगा, या फिर BBA कर लो है ना। BBA तो जब आपने कर रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी उसका एकाधिकार है, मैंने BA कर लो, चलो BA कर लो, IAS की तैयारी करना, बोलो वो भी BBA सर है हाँ। तो इन्होंने क्या करा, मिले और इनके कान भर दिए दोनों ने मिलके, कि बोले यार राजा जी कोई मतलब नहीं है, भारत में ना मजबूत है सरकार, हम आपको बहुत आज़ादी देंगे, हम आपको रियासत दे देंगे ना, पूरा राज्य आपका रहेगा ना, आप वहाँ के राजा रहोगे। तो इसका दिमाग खराब हो गया, बोले हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है, आज़ादी चाहता है, और इनको मजे आ रहे। अब बात आती है क्या, लिखे आप, है ना। तो ये क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल नवाब के संपर्क में आए और इनके दिमाग में भर दिया कि पाकिस्तान से बेहतर शर्त हासिल कर सकते हैं, है ना, पाकिस्तान से बेहतर शर्तें हासिल कर सकते, मतलब पाकिस्तान से बहुत सारी बातें आप क्या कर सकते, मान सकते। और इनके दिमाग में भर दिया कि पाकिस्तान, हाँ दिमाग में भर दिया, किसके? हनुमंत सिंह जी, हाँ दिमाग में भर दिया, दिमाग भर दिया, खोपड़ी खराब कर दी उनकी, और उनके दिमाग में भर दिया कि वह पाकिस्तान से बेहतर शर्तों के साथ शामिल हो सकते हैं। बेहतर शर्तों के साथ शामिल हो सकते हैं ना, हाँ। अब ये हुआ, बोले मिलना भी पड़ेगा, कॉलेज देखने भी जाना पड़ेगा, तो बोले चलो एक दिन। तो ये मीटिंग रखी इन्होंने, किसने? भोपाल के नवाब ने और मोहम्मद अली, हाँ भोपाल बेहतर शर्तों के साथ मिल सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल नवाब ने क्या करी, मीटिंग रखी कि बोले इधर आओ, हम क्या क्या देंगे आपको, है ना, बोले प्लेसमेंट लगाएंगे, ये कराएंगे, है ना। अब हाँ 14,000 की नौकरी मिलेगी अरे यार हम आपको नहीं बोल रहे, एक सामान्य बात बोल रहे जो समझ आए सबके ना। मैं क्यों बोलूंगा, हनुमंत सिंह जी ने क्या करा, तो इस भोपाल नवाब ने क्या करा, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, 5 अगस्त को अहमदाबाद चलना है 5 अगस्त को इन्होंने रखी मीटिंग, 5 अगस्त 1947 को। अच्छा ये गए, प्रीति गए, बोले चल संजना तू भी चल, संजना दीदी आप भी चलो, ऐसा बोला। संजना दीदी ने बोलिया नहीं जी जाओ अपने जाओ, बोले प्रिया बोले चल प्रिया चल, बोले मैं नहीं आऊँ। तो भोपाल नवाब ने मीटिंग रखी 5 अगस्त 1947 को। ये हनुमंत सिंह जी अपने, ये तो गए छोटे थे, बोले मुँह तो जाइरो कौक्सा ने ले लूँ, तो बीकानेर रियासत के राजा जी को बोला आप चलो, बोले नहीं बेटा जाओ खुद जाओ मैं नहीं आऊँ। तो इन्होंने बीकानेर के राजा को बोला, बीकानेर के राजा को बोला कि आप भी चलो, पर इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, बोले नहीं मैं तो नहीं हूँ। बोले वाह हम तो दोनों ही जाएंगे। तो फिर 5 अगस्त को चले गए कौन, हनुमंत सिंह जी, किससे मिलने, मोहम्मद अली जिन्ना और इनसे।
हाँ हाँ, बीकानेर के राजा ने तो मना कर दिया, तो बोले तू नहीं आए, प्रीति दीदी नहीं आ रहे, बोले वाह मैं यामिनी को ले लूँ, तो जैसलमेर को ले गए साथ। तो जैसलमेर के राजा को साथ ले गए, है ना, जैसलमेर के राजा को कहाँ ले गए, अपने साथ ले गए। बीकानेर ने आने से मना बोल दिया तो जैसलमेर को साथ ले लिया। किसने? हनवंत सिंह। लिखे 5 अगस्त 1947 को हनवंत सिंह ने बीकानेर के राजा को अपने साथ आने को कहा। 5 अगस्त 1947 को बीकानेर के राजा सॉरी जोधपुर के राजा हनवंत सिंह ने बीकानेर को राजा को अपने साथ आने को कहा, लेकिन राजा जी ने मना कर दिया। लेकिन राजा ने मना कर दिया। इसके उपरांत वे जैसलमेर के महाराजा को साथ ले गए। देखो, बीकानेर ने मना बोल दिया, किसको साथ ले गए? जैसलमेर को। ठीक है, तो आप कौन गया? नवाब से मिलने, नवाब और मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने कौन गया? हनवंत सिंह और जैसलमेर के राजा। कितनी तारीख के दिन? 5 अगस्त 1947। किस बारे में? और इसके उपरांत वे जैसलमेर के राजा को अपने साथ ले गए। बस, हाँ, जैसलमेर के राजा को, जैसलमेर, जैसल नहीं, जैसल। अरे जीजी ये लिख रखा है, देखो ये। अरे सर मेरे को कुछ और लगा। जैसल लिख दिया आपने। वेरी बैड। जोधपुर के राजा को साथ क्यों ले जाए? मर गए राजा, तो बच्चा रह गया उनका। तो जैसलमेर के राजा को साथ ले गए, है ना। कहाँ पे? मीटिंग में। किससे मीटिंग? मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल के नवाब से। किस बारे में मीटिंग? जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने के बारे में। और मीटिंग क्या थी? बोले हम आपको लालच देंगे, है ना। इन राजा को लालच दिया, बोले आपको ये देंगे, हम आपको सेना दे देंगे, आपको पूरा राज्य दे देंगे, सब कर देंगे, ऐसा लालच। लेकिन इन्होंने लालच माना नहीं। अब आगे क्या हुआ वो देखेंगे ना। तो लिखिए अगला। अब ये कौन था? अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको क्या ऑफर करा? दिमाग यहां रखना है इसमें। मोहम्मद अली जिन्ना ने किसको? जोधपुर के राजा का नाम क्या है? हनवंत सिंह को क्या ऑफर करा कि अगर आप पाकिस्तान में मिलते हो तो। लिखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ प्रलोभन दिया। क्या प्रलोभन दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने हनवंत सिंह को कुछ प्रलोभन दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने हनवंत सिंह जी को कुछ प्रलोभन दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दिया? प्रलोभन दिया। प्रलोभन मतलब लालच देना, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने हनवंत सिंह जी को कुछ प्रलोभन दिया। क्या प्रलोभन दिया पता है? प्रलोभन। प्रलोभन मतलब लालच, लालच भी लिख सकते हो आप। हाँ, प्रलोभन देते कि नहीं देते? मैं प्रलोभन नहीं दे पाता हूँ बच्चों को, इसलिए अपने यहाँ ज़्यादा नहीं आते। नहीं होते यार, बंद कर दो, बोले मत आओ भैया, क्योंकि मीठा मीठा बोल दो, उनको बिरू बना दो और रख लो, मेरा फायदा हो जाएगा, पर बाद में गालियाँ देंगे लोग। अभी तो मुझे एक बात ऐसी पता चली, मैं बताऊंगा, वीडियो बन जाएगी उसके बाद। एक सर, एक कोचिंग के बारे में, कल मैं पार्टी में गया था, एक वहाँ जाते हैं उस बच्चे वहाँ, तो मुझे पता चला, मैं बताऊंगा आपको। पोस्ट नहीं, थोड़ी देर बाद बता रहे हैं। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। बोले ये जोधपुर रियासत खत्म कर दो, ये बोलते बोले ये खत्म कर दो, फिर पढ़े नहीं, पहले पोस्ट कर दो। गर्मी बस भैया 10 दिन की बात हो रही, 10 दिन के पानी आ जाएगा। उसके बाद देखो, बात ऐसी कि स्टूडियो में बहुत पैसे खर्च हो गए इसमें। अरे पर लगाए कहाँ? यहाँ ये कहाँ लिख रखा है? किस जगह लिख रखा है कि खिड़की में नहीं लगता? क्या? एक काम करो, ये दरवाजे खुला करो ना, खुला रख दो उसको, और वो भी खोल दो, वो भी खोल दो, खोल दो तो, और वो बाहर का भी खोले आओ। पढ़ाई के अलावा हमसे हर काम में इंटरेस्ट, वो बाहर का भी खोले आओ ताकि थोड़ी सी हवा है। हाँ, तो इन्होंने क्या लालच दिया पता है? उनको आने दो। जैसलमेर साथ गया, बीकानेर ने मना कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने हनवंत सिंह जी को कुछ लालच दिए। अब वो क्या लालच थे लिखे? कराची बंदरगाह पर जोधपुर का अधिकार रहेगा। पहला लालच क्या दिया? कि कराची बंदरगाह पर आपका अधिकार रहेगा। क्या प्रलोभन दिया? कराची बंदरगाह पर आपका अधिकार, कराची बंदरगाह पर अधिकार।
किसका? जोधपुर का, है ना, हनुवंत सिंह जी का, है ना। पहला क्या बोला? कराची बंदरगाह पर अधिकार रहेगा, आपको हम हथियार देंगे लगातार भारत से लड़ने के लिए, हथियारों की आपूर्ति करेंगे, हथियारों की आपूर्ति करेंगे। क्या बोला? आपको बहुत सारे हथियार देंगे, हथियार देंगे। आपके वहां अकाल पड़ेगा ना, तो अकाल पीड़ित जिलों में हम क्या देंगे? खाद्यान्न देंगे, आपको खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। खाद्यान्न मतलब फूड सामग्री उपलब्ध कराएंगे, खाद्यान्न देंगे, है ना। और पाकिस्तान की सिंध रेलवे लाइन, उसका प्रयोग करने लगेंगे हम, सिंध रेलवे लाइन का प्रयोग का अधिकार देंगे, सिंध रेलवे लाइन के प्रयोग का अधिकार। क्या आप सिंध रेलवे लाइन का प्रयोग कर पाएंगे? है ना। ठीक, ये बोला। अब ये आ गया लालच में, फिर प्रिंसिपल सर के पास गए, कौन? जोधपुर। तो जोधपुर ने जैसलमेर से बात कर, बोले क्या करेगा उकसा? क्या बोले? तूने पहले क्या बोला था? ये बोला था ना भारत में ही रहना है मुझे, ये बोला था ना कि बैठक में गए और भारत में इच्छा जाहिर की। बोले अब क्यों निर्णय चेंज कर रहा है? अब एमबीए करने क्यों जा रहा है? पीएससी की तैयारी कर, है ना। तो बोला कि फिर इन्होंने क्या बोला जाके? बोले चलो मैं सोचती हूँ, अभी कॉलेज से फोन आ रहा है, आप एडमिशन लेने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आखिरी सीट बची है आपकी, है ना, ऐसा आता है फोन, आखिरी सीट बचती है। तो बोले रुको रुको मैं बताऊँ। फिर इन्होंने मेरे से बात करी, सर से जाके बात करी। सेम ऐसे ही इस बीकानेर, इसके आपके जोधपुर के राजा ने किससे बात करी? जैसलमेर से। तो जैसलमेर वाले ने बोल दिया कि मतलब नहीं है, झूठ बोल रहा है, मत मानो। तो हनुवंत सिंह जी ने क्या बोला? जो इससे मोहम्मद अली जिन्ना से, कि बोले रुको रुको मैं घर जाके बताऊंगा। तो इन्होंने क्या बोला? अंतिम निर्णय में घर जाके आपको दूंगा। तो और वो चले गए जोधपुर। तो इन सब बातों की मानकर वो कहां चले गए? घर कहां? जोधपुर। और क्या मांगा? अंतिम समय मांगा। कि क्या मांगा? कि हम अंतिम निर्णय के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बोले मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता। और अच्छा, अब घर आए तो इनका दिमाग खराब हुआ है, 10 लोग अलग अलग बात बोल रहे। तो जोधपुर के जैसलमेर के राजा ने बोला, देख बेटा गलत बात, नहीं मिलना राजा जी, नहीं मिलना। फिर यहाँ के सामंतों ने बोला, बोले मत मिलो। यहाँ के सारे मंत्रियों ने बोला, बोले हमें नहीं मिलना पाकिस्तान में। किसके मंत्रियों ने? जोधपुर के मंत्रियों ने। अब सभी लोगों ने विरोध कर दिया। तो फिर क्या हुआ? इन्होंने बोल दिया कि बात ठीक है, भारत में मिल जाए, क्या दिक्कत है? आप लोग नहीं चाह रहे तो मैं क्यों मिलूं? छोटा था, ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकता। तो इन्होंने कर दिया, वाह चलो कोचिंग आएंगे, अपना पीएससी की तैयारी करेंगे। तो ये इन्होंने क्या करा? फिर भारत में ही रहने का निर्णय लिया। तो लिखेंगे है प्रिंसिपल, वो जैसलमेर के राजा प्रिंसिपल थे। 5 अगस्त को मीटिंग हुई थी, किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल नवाब से जोधपुर रियासत से। तो पहली बार ये मिले थे इनफॉर्मल रूप से। माँ जोधपुर नहीं, दिल्ली ले गए थे। या तो इन्होंने दिल्ली रखी होगी, या भोपाल रखी होगी, या कराची रखी होगी। मीटिंग जहां भी रखी इन्होंने, जहां भी मिले, वो इतना लिख नहीं रखा है कहाँ रखी है, वो मुझे भी इतनी गुप्त जानकारी नहीं, कहाँ रखी मीटिंग इन्होंने, है ना। हाँ ठीक। इस बीच 6 अगस्त 1947 को, हाँ इस बीच ये सब घटना हो रही है। 6 अगस्त 1947 को पटेल जी ने बोला नहीं मान रहा, 2 लट्ठे रख के आओ उसको। तो इस बीच 6 अगस्त 1947 वल्लभ भाई पटेल ने के.एम. पर्णिकर ये बीकानेर के दीवान थे। कौन थे? बीकानेर के दीवान। दीवान मतलब मंत्री। इस बीच 6 अगस्त 1947 को के.एम. पर्णिकर, ये वही के.एम. पर्णिकर अपने संविधान सभा में थे, ये है ना। के.एम. पर्णिकर 6 अगस्त 1947 को के.एम. पर्णिकर ब्रैकेट में लिखे बीकानेर के दीवान। वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर में हस्तक्षेप करने को कहा कि जाओ 2 लट्ठे रखो, उनके बोलो भारत में मिल जाए, मारेंगे, है ना। जोधपुर में हस्तक्षेप करने को कहा, जोधपुर में हस्तक्षेप करने को कहा, है ना। अब इनको लग गया कि यार मतलब नहीं है, ये सब लोग बोल रहे। तो ये हनुवंत सिंह जी कहाँ गए? 8 अगस्त 1947 को लिखें आप, 8 अगस्त 1947 हनुवंत सिंह माउंटबेटन से मिले।
8 अगस्त 1947 को मनमोहन सिंह माउंटबेटन से मिले। कहाँ पे? दिल्ली में मिले थे ना, माउंटबेटन से मिले। माउंटबेटन ने समझाया, बोले यार कहाँ पाकिस्तान में जाओगे, जोधपुर इधर है, आप पाकिस्तान वहाँ है, कहाँ? बोले चलो वह ठीक है। और माउंटबेटन ने किसको समझाया? इसको, हनुमंत सिंह को। और हनुमंत सिंह ने बोल दिया चलो ठीक है, हम भारत में मिलना चाहते हैं, है ना। माउंटबेटन से मिले और माउंटबेटन के समझाने के बाद 11 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें तो बधाई हो, जोधपुर भी भारत में मिल चुका है। ठीक, 11 अगस्त के दिन साइन कर दिया, बोले ठीक है हम तो भारत में मिलना चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बेचारा रह गया ऐसे, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना को ठुंगा दिया। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला कि बोले ये तो बना दिया हमें। कॉलेज वाले ने बोला ये लड़की तो इतना पूछ के गई थी। बुरा लग रहा है क्या आपको? बहुत ज्यादा। थोड़ा और लगाओ, और ज्यादा लगाओ, मुझे अच्छा लगेगा। यूं बोलते ना नहीं लग रहा, मैं फिर नहीं बोलता आपको। और क्यों बोला लग रहा है? रोक दो, थोड़ा सा रोक दो। हमारी अब कितनी रियासतें हो गई है? पहली पढ़ी हमने त्रावणकोर, दूसरी पढ़ी हमने जोधपुर रियासत, अब तीसरी है आपकी भोपाल रियासत का विलय। देखिए, भोपाल का विलय। अब एमपीपीएससी में इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है ना। अभी क्वेश्चन आया था कि भोपाल रियासत का विलय कब हुआ? 1 जून 1949। कब हुआ? 1 जून 1949। एक कब हुआ? 1 जून 1949, है ना। भोपाल रियासत किस भाग में थी? एबीसीडी थे ना पार्ट, तो भोपाल रियासत पार्ट सी में थी, भाग सी का हिस्सा थी। भोपाल रियासत क्या थी? भाग सी का हिस्सा थी। और एक और क्वेश्चन लिखिए, बोरास कांड का संबंध, ये भी क्वेश्चन आया हुआ अभी। बोरास कांड, ये इतिहास का क्वेश्चन है। बोरास कांड का संबंध, ये सारे पीवाई को जो बता रहा हूं मैं, भोपाल के विलयीकरण से, भोपाल के विलयीकरण से। और एक और, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन भी भोपाल से संबंधित है। ये आपके नोट्स में लिख नहीं रखिए, मैं अलग से बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये प्रजामंडल आंदोलन जहां तक मुझे लगता है 1938 में हुआ था। ठीक, ये पीवाई क्यू अगर आप देखें ना प्री के या एमपीपीएससी में लिए, और ये तो आया हुआ, और ये तो आया हुआ, ऐसा लगेगा आपको, है ना। ठीक, भोपाल रियासत का विलय 1 जून 1947 को हुआ, 1949 सॉरी। देखो, एक बात तो यह है, तो भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका कौन है? उदसिया बेगम, है ना। मुझे जहां तक लगता हो सकता है वही हो, है ना। लिख लेना, आप पता करना, भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका। भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका कौन है, ये पता कर लेंगे आप। ठीक, भोपाल रियासत की पहली शासिका कौन है? कुदसिया बेगम। तो लिखिए आप, कुदसिया बेगम। सिकंदर जहां, तीसरी शाहजहां बेगम। भोपाल में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम आपको ऐसा बता देंगे कि क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन आया प्री में, ये बोले हैं ये सिलेबस में ही नहीं है, तो आए तो हुए अभी एग्जाम में, अभी क्वेश्चन 4 जनवरी 2026 को एग्जाम हुई, उसमें आया। उससे पहले दिसंबर में 25 में उसमें आया क्वेश्चन, ये अभी किसी एग्जाम में आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, ये आया हुआ, ये सब क्वेश्चन आए हुए, है ना। इसलिए हम पढ़ते हैं कि, है ना, प्री में कभी एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन से बाहर हो गए तो ये पढ़ा नहीं, याद आ गया तो इसलिए हम पढ़ते हैं, है ना। हाँ ठीक, अब लिखिए 1926 में भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह बने।
1926 में भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह बने। हमीदुल्लाह कौन बने? हमीदुल्लाह। 1926 में कौन बने नवाब? हमीदुल्लाह बने। देखो अब बात आती है इनके पास, ऑप्शन गया किसके पास? नवाब के पास। क्या आप भारत में मिलना चाहते हो कि पाकिस्तान में? तो ये जो नवाब थे ना, ये और मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ लंदन में एक साथ पढ़े थे, दोस्त थे ये, स्कूल कॉलेज मेट थे ये, कॉलेज में साथ पढ़े थे, इनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। कॉलेज में जब पढ़ते हैं मान के चलिए आप इस कोचिंग में दोनों साथ, अब ये मंदसौर के डिप्टी कलेक्टर बन गए, ये रतलाम के बन गए, कभी मिले और बोला अपना कोचिंग जाते थे, तो फिर कुछ भी दिक्कत होगी तो सोल्व करेंगे ना। तो ऐसा अब ये नवाब और मोहम्मद अली जिन्ना दोस्त थे, इन दोनों ने क्या करा? अच्छा, और आपके मोहम्मद अली जिन्ना की दोस्ती माउंटबेटन से अच्छी, तो माउंटबेटन ने पटा लिया किसको? नवाब को। और काय के लिए? माउंटबेटन ने छोड़ी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नवाब को बोल दिया मिल जाओ यार पाकिस्तान में, तो नवाब ने हाँ कर दी। अब माउंटबेटन ने क्या बोला मोहम्मद अली जिन्ना को कि क्या ये कहाँ मिलेंगे? तो बोले तो पाकिस्तान में मिलना चाहते, बोले पूछ लो इनसे। तो पूछने के लिए गए, तो लिखेंगे आप 15 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने भारत में विलय की सलाह दी। क्या बोला नवाब को? क्या बोले भारत में मिल जाओ चुपचाप, क्योंकि आप कहाँ हो? मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश के मध्य में, और पाकिस्तान में कैसे मिलेंगे? तो 15 जुलाई 1947 नवाब को क्या दी? भारत में विलय की सलाह माउंटबेटन ने। माउंटबेटन, लेकिन है हाँ हाँ ये नहीं, ये तो मर गया ना, दूसरा आ गया, आप तो ना चेंज हो जाएंगे। तो इस दिन उन्होंने क्या करा? हाँ नहीं करी, ना भी नहीं करी। 31 जुलाई को इसके पास फिर ऑप्शन गया, क्या बोले भारत में हाँ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो है ना 15 जुलाई 1947 को नवाब को भारत में विलय की सलाह दी, किसने? माउंटबेटन ने। और 31 जुलाई को वापस क्या गया ऑप्शन इनके पास? क्या आप भारत में चले जाओ, लेकिन इन्होंने हस्ताक्षर नहीं करे, और इनको बोला यार आप बीच में हो, आपके पास कौन आएगा यहाँ, कौन लड़ने का आएगा? माउंटबेटन सॉरी इस मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब को भड़का दिया कि बोले मुसलमान होने पर हमला कर देंगे यहाँ दूसरे लोग। तो बोला बेवकूफ़ आदमी, तू मध्य प्रदेश में रह रहा है, तेरा हमला कौन करेगा? नवाब को बोला। नवाब को मोहम्मद अली जिन्ना ने भड़का दिया था। क्या वही तो पढ़ रहे हैं कैसे बने? राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे, उसके बाद बनेंगे, 1956 में बनेंगे। हम 10 साल पीछे चल रहे हैं, 10 साल बाद बनेंगे। हाँ, तो नवाब ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अच्छा, नवाब ने क्या बोला? लिखिए 31 जुलाई 1947 को नवाब के पास वापस हस्ताक्षर का बोला। नवाब को वापस हस्ताक्षर का बोला, लेकिन नवाब ने क्या करा? अभी भी हाँ नहीं करी, नवाब को वापस हस्ताक्षर का बोला। पर नवाब ने क्या करी? हाँ भी नहीं करी, ना भी नहीं करी, है ना। अब एक मीटिंग होती है इससे पहले, 31 जुलाई से पहले 25 जुलाई को, किसकी? नवाब की और माउंटबेटन की। माउंटबेटन ने समझाया बेवकूफ आदमी, तेरा हिस्सा पूरा भारत में, पाकिस्तान में कैसे मिलेगा? तो नवाब ने थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष रूप से ये सोच लिया था कि चलो हम भारत में मिल सकते हैं, है ना। तो 25 जुलाई के दिन बैठक हो गई। 31 जुलाई को नवाब ने अभी हाँ नहीं करी, और अब बात आती है नवाब ने लॉर्ड माउंटबेटन से क्या करी? रिक्वेस्ट करी। कब? ये अगस्त में करी, है ना, मतलब जुलाई में ही करी कि बोले मैं है ना भारत में मिल जाऊंगा। कब? 15 अगस्त के बाद, जब पाकिस्तान बन जाएगा, भारत अलग अलग हो जाएगा, उसके बाद 25 जुलाई के एक बैठक में नवाब माउंटबेटन से मिले और थोड़े से
भारत को सहमति को लेकर हाँ करी कि हाँ हम भारत में मिल जाएंगे, भारत में विलय को लेकर हाँ करी। हाँ हाँ कर दी कि बोले हाँ ठीक है मेरा मन तो हो रहा है मैं मिल जाऊं भारत में, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, समय चाहिए थोड़ा। तो नवाब ने रिक्वेस्ट करी किससे, जुलाई में माउंटबेटन से, क्या सर एक काम करो मैं ना भारत में मिल जाऊंगा 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त तक मुझे सोचने दो। पटेल जी ने मना बोल दिया, बोले नहीं मिलना हो तभी मिलो। पटेल जी ने क्या बोला, अभी मिलना पड़ेगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया हम हाँ नहीं करेंगे। अच्छा, ये नवाब सपना देख रहा था क्या कि मैं इस बात को अभी टाल दूं, बाद में मैं आज़ाद बन जाऊंगा, मैं बोल दूंगा मैं तो आज़ाद रहना चाहता हूं, क्योंकि वो अरे भोपाल देश बन जाएगा, भोपाल देश का प्रधानमंत्री कौन है, नवाब रहेगा, आज़ादी रहेगी ना उसके बाद। यहाँ मिलकर भारत में प्रधानमंत्री नेहरू जी रहेंगे, उधर पाकिस्तान में जिन्ना रहेंगे, तो इनके क्या मजा। तो इन्होंने बोला कभी 15 तारीख तक रुको। नेहरू जी तो ये पटेल जी तो शाने आदमी थे, बोले नहीं बेटा तो जो कर रहा है ना वो करके आया हूँ मैं, चुपचाप मिल। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, नवाब ने हाँ करी कि मैं 15 अगस्त बाद मिलूंगा, नेहरू जी ने पटेल जी ने मना बोल दिया, लिखे आप। किंतु आगे भी नवाब स्वतंत्र राज्य का सपना देखता रहा। 25 जुलाई नहीं, किंतु आगे आगे कब, 25 जुलाई के बाद। किंतु आगे भी नवाब, अभी तक नवाब ने हाँ भी नहीं करी ना भी नहीं करी, क्योंकि उनके पास यथास्थिति समझौता था सही कि हम चाहे तो सोच सकते बाद में देखें। किंतु आगे भी नवाब स्वतंत्र राज्य का सपना देखता रहा। और मार्च 1948 में नवाब ने भोपाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, मैं आजाद हूं। क्या बोला कि मैं तो आजाद रहूंगा, ना पाकिस्तान में मिलूंगा ना भारत में मिलूंगा। किंतु आगे नवाब स्वतंत्र राज्य का सपना देखता रहा और मार्च 1948 में स्वतंत्र भोपाल की घोषणा कर दी, मैं एक देश रहूंगा अलग से। क्योंकि माउंटबेटन ने इनको ऑफर दिए थे ना कि आप या तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो या स्वतंत्र देश रह सकते हो, तो इन्होंने क्या बोला, मैं तो स्वतंत्र देश रहूंगा। बेवकूफ था कहीं कहे। अब जैसे ही ये घोषणा करी राज्य की, इसने एक ये बस थोड़ा सा बचा है, मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी। किसने, नवाब जी ने, कि हम अपना क्या बनाएंगे, मंत्रिमंडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मंत्रिमंडल। तो नवाब ने मंत्रिमंडल बना दिया। देखो मार्च 1948 में स्वतंत्र बन गया भोपाल, और बचा है मार्च स्वतंत्र बना है ना, भोपाल स्वतंत्र बना किससे, भारत से। उसके बाद क्या हुआ, मंत्रिमंडल बना दिया इसी महीने, मई में क्या हुआ, मंत्रिमंडल बन गया। मई में क्या हुआ, मई 1948 में मंत्रिमंडल बन गया। अब ये भोपाल जो था ना, भोपाल की जनता ने इसका विरोध कर दिया कि बोले नहीं हम भारत में मिलना चाहते हैं, आजाद कैसे रहोगे। तो लिखिए आप, अब भोपाल में विलयीकरण के लिए जनता ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जनता ने क्या कर दिया, आंदोलन। 3-4 पॉइंट और रहे है ना। अब भोपाल की जनता ने विलयीकरण के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। नवाब जी कहां गए, अक्टूबर 1948 में हज यात्रा पर मक्का मदीना। नवाब जी कहां गए थे, हज पे गए। मंत्रिमंडल क्यों नियुक्त किया था, क्योंकि मुझे हज पे जाना है, ने देश को राज्य को तो संभालना पड़ेगा ना। तो नवाब अक्टूबर 1948 में हज यात्रा पर गए, भोपाल के नवाब है ना। ये मुझे लगता है यही नवाब हमीदुल्लाह, हाँ यही है ना, यही था है ना। ये कहाँ गए, हज यात्रा पर गए। इधर लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया है कि हमको भारत में विलय होना है। और इसमें एक व्यक्ति थे शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के पहले मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, शंकर दयाल शर्मा। नहीं, शंकर दयाल शर्मा तो राष्ट्रपति थे भारत के, है ना, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भी थे। अरे पहले नहीं, बाद में बने शंकर दयाल शर्मा, बहुत बाद में जाके राष्ट्रपति बने भारत के। 1951 के लगभग, 1991-92 के दशक में शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति की सूची देखेंगे उनका नाम आएगा। तो शंकर दयाल शर्मा लोग थे, इन सब लोगों ने क्या करा, विरोध कर दिया। क्या बोले, नवाब नहीं। तो सब शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में विरोध करा, किसका, भोपाल का, कि भोपाल अलग नहीं होगा। वह
जनवरी 1949 में, अक्टूबर के बाद 2 महीने और, क्योंकि ये हज यात्रा पर जाते 2-3 महीने बाद आते, जनवरी 1949 में सरकार को बर्खास्त कर दिया। किसकी? भोपाल की सरकार को खत्म कर दिया। बोले नहीं, सरकार नहीं रहेगी। भोपाल सरकार को बर्खास्त कर दिया है। हाँ, जनवरी 1949 में भोपाल सरकार को बर्खास्त कर दिया। किसने? शंकर दयाल शर्मा और वहां के लोगों ने। और शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में भोपाल की सरकार को जनवरी 1949 में बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त का मतलब होता है खत्म कर दिया, हटा दिया। भोपाल में मंत्रिमंडल नहीं बनी थी, मंत्रिमंडल सरकार, भोपाल की सरकार को, भोपाल मंत्रिमंडल को हटा दिया। अरे ये लिखो है तो सही, केस मंत्रिमंडल बनाए मई 1947-48 में, इसको खत्म कर दिया है ना। और जनवरी 1949 में क्या हुआ? सारे अधिकार शंकर दयाल शर्मा और यहां के लोगों ने अपने हाथ में ले लिए, है ना। पटेल जी ने क्या करा? पटेल जी को लगा कि ये कमजोर हो गया नवाब हमीदुल्ला, तो 30 अप्रैल लिखे आप, 30 अप्रैल 1949 को वल्लभ भाई पटेल के दबाव में नवाब 30 अप्रैल 1949 को 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने वल्लभ भाई पटेल के दबाव में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, है ना। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। वह 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत में हो गया। भोपाल का विलय भारत में हो गया। 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने वल्लभ भाई पटेल के दबाव में विलय पत्र पर साइन कर देखा, मैं भारत में मिल जाऊंगा। इसका बैकग्राउंड का बना, शंकर दयाल शर्मा ने, इन्होंने विरोध करा, वो वहां गया था, सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब नवाब भी इतना शक्तिशाली नहीं था और 1 जून को बोल दिया, फिर 1 जून को भारत में मिल गया भोपाल। ये हो गई आपकी भोपाल रियासत। और 1952 में भोपाल के चुनाव हो जाते। कब हुए भोपाल के पहले चुनाव? 1952, जिसमें शंकर दयाल शर्मा क्या बनते हैं? सीएम बनते। तो क्वेश्चन आएगा, भोपाल रियासत के पहले मुख्यमंत्री पंडित शंकर दयाल शर्मा कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। बोले ये सिलेबस में क्या है? यूनिट नंबर 4 निकालो। ये हो गया आपका भोपाल रियासत खत्म, भोपाल रियासत खत्म। ठीक, अब कल हम पढ़ेंगे जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत, ये खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक, बंद कर दो इसको।